हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसे कि एग्जामिनेशन जो है वो 24, 25 और 26 मई को जो है कंडक्ट होने वाला है। राइट दोस्तों, अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। राइट, जैसे कि आज 16 तारीख हो चुकी है। राइट, लगभग दोस्तों 4-5 दिन जो है आपके पास हैं। तो इसमें दोस्तों जितना हो सके आपको रिवीजन करना है। और दोस्तों मैक्सिमम जो रिवीजन है वो मैं चाहता हूँ कि आप पेपर 1 और पेपर 2 का ही करें। राइट, क्योंकि दोस्तों बाकी जो पेपर हैं 3, 4 और 5th, राइट, वो दोस्तों पास हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 5वां मैथमेटिक्स का है, 99% लोगों ने करी हुई है। चौथा दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड है, MS एक्सेल वर्ड और कुछ थ्योरेटिकल पास करके भी आप पास कर सकते हो। तीसरा दोस्तों इंग्लिश का है, वो भी नोटिंग ड्राफ्टिंग से रिलेटेड है मैक्सिमम पोर्शन। और जो थ्योरी पोर्शन है दोस्तों उसके अंदर जो 35 नंबर का, उसके अंदर भी दोस्तों ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आएगी, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम। राइट, वो भी दोस्तों के अटैम्प्ट करे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पेपर 1 और 2 जो है वो नया है सबके लिए, इसलिए दोस्तों बचे हुए दिन के अंदर जो है आप पेपर 1 और 2 की तैयारी कर सकते हो, अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पहले इनको नहीं पढ़ा है। वरना दोस्तों इनकी करना चाहो तो वो आपके ऊपर है। राइट, तो अभी दोस्तों मैं आपको फाइनल बताना चाहता हूँ कि अपनी ये है फाइनल रिवीजन। राइट, और दोस्तों जितना भी टाइम बचा है अपने पेपर 1 और 2 की ही रिवीजन करेंगे। और दोस्तों मैं इनके इसके जो लगभग सारे टॉपिक जो हैं जितने हम लोगों ने कवर किए हैं और जो नहीं भी करे उनके भी थोड़ी सी बातें इन 4-5-6 दिनों के अंदर आगे आपको बताने वाला हूँ। राइट, मेनली दोस्तों मैं आपको बता दूं अपने 1 लाइनर और दोस्तों कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। राइट, तो इसके अंदर दोस्तों लगभग मैं आपको जैसे आज मैंने 50 से 51 पॉइंट तैयार किए हैं। राइट, इसमें दोस्तों आपके 2 या 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं पेपर 1 के। राइट, इसलिए दोस्तों डेली जो है 50-60 पॉइंट अपने तैयार करेंगे तो लगभग 400-450 पॉइंट आपके पास हो जाएंगे, जिनसे लगभग 1000-1200 क्वेश्चन आपके निकलेंगे। राइट, तो दोस्तों इनकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्जामिनेशन पूछने की बहुत ज़्यादा होगी। राइट, और दोस्तों आपको पता तो ये कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, तो वहाँ पे ज़्यादा हमें कहाँ पे ध्यान देना है वो चीज़ें मैं बताता चला जाऊँगा। राइट, तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रिवीजन अपने एग्जामिनेशन का। और दोस्तों ये वीडियो सारे देखने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप होगा। राइट, ऐसा लगेगा दोस्तों कि हाँ थोड़ी चीज़ें जो क्या है और ईजी हमारे लिए हो चुकी है। राइट, तो ये देखिए दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं रिवीजन अपने। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक था। राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखिए दोस्तों अपने ये हमारे पास भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से? 1, 5, 12, 14, 14A और 20। ठीक है, 1, 5, 12, 14, 14A और 20, 1, 5, 12, 14, 14A और 20। पहली बात तो दोस्तों ये पूरा आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से भाग हैं हमारे सिलेबस के अंदर, और दोस्तों कौन से भाग हैं और कौन से कितने आर्टिकल इनके अंदर आते हैं वो याद होने चाहिए। तो भाग 1 के अंदर दोस्तों 1 से 4 आर्टिकल आएंगे। भाग 5 दोस्तों जो यूनियन से रिलेटेड है, इसके अंदर 252 से लेकर 151 तक। भाग दोस्तों 12 जो है उसके अंदर 264 से लेकर 300 तक। और दोस्तों भाग 14 जो है उसमें 328 से लेकर 323 तक। राइट, 308 टू 323 तक। और दोस्तों भाग 14A जो है वो 323A से 323B, ये ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी अपने देखेंगे। ठीक है, इनके अंदर ट्रिब्यूनल्स का मेंशन किया हुआ है। और दोस्तों भाग 20 जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है वो 368 है। राइट, तो दोस्तों ये सिंपल ऐसे पूछ सकता है कि भाग 5 जो है संविधान का, जो कि यूनियन से रिलेटेड है, उसके अंदर आर्टिकल्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको याद होना चाहिए 52 से लेके 151 तक। राइट, वो पूछ लेगा भाग 14A जो है, जो कि ट्रिब्यूनल्स से रिलेटेड है, उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, 323A और 323B। राइट, भाग 20 के अंदर ओनली 368 आर्टिकल आता है। राइट, भाग 14 के अंदर कौन सा आएगा दोस्तों, 308 से लेकर 323 तक। राइट, तो ये हुई बातें। अगली चलिए दोस्तों 2 नंबर पॉइंट पे, राष्ट्रपति दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, कोई भी दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, वो किसके पास है, वो दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। राइट, और राष्ट्रपति दोस्तों किनकी सहायता से काम करते हैं, प्रेसिडेंट, और दोस्तों उनकी प्रेसिडेंट की सलाह पर काम करते हैं। और प्रेसिडेंट के पास दोस्तों क्या होती है, पूरी उनकी कैबिनेट होती है। राइट, इसके बाद देखिए दोस्तों सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस सर्विसेज भी, डिफेंस फोर्सेज भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। टर्म कितना है दोस्तों राष्ट्रपति का, 1 साल। एक बार मान लो राष्ट्रपति चुने गए तो 5 साल के लिए रहते हैं। रिजाइन दोस्तों किसको दे सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। और दोस्तों राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। कौन कौन से केसेस हैं उसके बारे में अपने बात ना करके हटाने की प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों इम्पीचमेंट का प्रोसेस, जिसको बोलते हैं महाभियोग की प्रोसेस। और दोस्तों राष्ट्रपति की एज कितनी होनी चाहिए कि जो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, तो उनकी दोस्तों एज जो है वो कम से कम 35 साल होनी चाहिए। राइट, दोस्तों अगर मेरी एज जो है 35 साल होगी तो भी क्या है, मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूँ। राइट,
यस दोस्तों मैं लड़ सकता हूँ, राइट। उसके अंदर भी दोस्तों बहुत सारी कंडीशंस है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। उम्र की अगर बात करें तो अगर किसी की 35 साल की उम्र है तो वो 35 साल का हो तो चुनाव लड़ सकता है। और तो दोस्तों कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। ये चीज़ दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेज, टेन्योर दोस्तों 5 साल का। रिजाइन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को, इम्पीचमेंट से हटा सकते हैं। 35 साल दोस्तों कम से कम उम्र होनी चाहिए। और ओथ जो है, शपथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, राइट। अब अगला देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के बारे में है। उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों क्या दिया हुआ है, जिसको वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, या दोस्तों हिंदी में बोल दो ये पदेन सचिव है, ये सभापति हैं राज्यसभा के, राइट। एक्स ऑफिशियो दोस्तों कौन होता है? मान लो आप कोई भी पद पे जाते हो, ठीक है। मान लो आप दोस्तों क्या बन गए, डब्ल्यू बन गए, राइट, ऐसे एग्ज़ाम पास करके। तो इसके साथ साथ दोस्तों आपके साथ 1 या 2 जिम्मेदारी जो है और अटैच हो गई, मतलब वो उसके लिए आपने चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है। मान लो आपको किसी का हेड बना दिया, राइट, ठीक है, कोई भी ऑफिस का हेड बना दिया आपको, राइट। तो वो दोस्तों क्या ऑटोमेटिकली आपके पास वो पावर आ गई, राइट। तो मतलब आपको क्या एक्स ऑफिशियो पावर वो मिल गई, ठीक है। तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव वो उपराष्ट्रपति का ही लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों ऑटोमेटिकली क्या है, उनको पदेन सचिव या सभापति की उपाधि मिल जाती है राज्यसभा में बैठने के लिए, राइट। तो इसलिए दोस्तों उनको बोला जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राइट। ये सवाल भी दोस्तों बहुत पूछा गया है प्रीवियस के एग्जामिनेशंस के अंदर, और पूछे जाने की संभावना अभी भी बहुत है, ठीक है। और शपथ दोस्तों कौन दिलाएगा इनको? राष्ट्रपति दिलाएंगे, राइट। उपराष्ट्रपति को शपथ दोस्तों कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाती है, और राष्ट्रपति को शपथ दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद का दोस्तों जो साइज जो है, जो कैबिनेट का दोस्तों जो साइज है वो कितना होगा? लोकसभा के टोटल मेंबर्स के 15% से ज़्यादा दोस्तों नहीं हो सकता, ठीक है। उतने ही मंत्री बनेंगे, राइट। लोकसभा के दोस्तों जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। 15% आपको याद रखना है मंत्रिपरिषद का साइज, राइट। लोकसभा के दोस्तों टोटल मेंबर्स के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। अगला दोस्तों अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। दोस्तों सरकारी वकील जो है, ठीक है, उसको महान्यायवादी बोलते हैं, राइट। सरकार की तरफ से दोस्तों जो केस लड़ता है, राइट। तो इसकी चर्चा दोस्तों आर्टिकल 76 में है, इसको आर्टिकल से भी आप याद रख सकते हो। और दोस्तों कोई भी अटॉर्नी जनरल के लिए क्वालिफाई कब होगा? जब वो हाई कोर्ट में, राइट। दोस्तों कोई भी बंदा जो है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी बनने के लिए कब वो, दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल जो है वो महान्यायवादी बनने के लिए कब कौन सी क्वालिफिकेशन पार कर लेता है? जब दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट के जज तो सुप्रीम कोर्ट टू बी एजे, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वो दोस्तों क्या है, महान्यायवादी भी बन सकता है, ऐसे याद रखिए इसको, ठीक है। जो बंदा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वो अटॉर्नी जनरल भी बन सकता है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? हाई कोर्ट में दोस्तों कम से कम 10 साल तक ये वकील रहा हो, ठीक है, या दोस्तों हाई कोर्ट में 5 साल तक एज ए जज रहा हो, वो बंदा क्या अटॉर्नी जनरल बन सकता है। दोस्तों डिटेल डिस्कशन जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करी है, इनके 10, 12, 15 पार्ट अपनों पढ़े हैं। डिटेल में पढ़ना है तो दोस्तों वहाँ जाना है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, तो इसलिए क्या ये चीज़ें आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। समय मिले तो दोस्तों बाद में क्या उनको भी आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? 10 साल एज ए वकील काम किया हो हाई कोर्ट के अंदर, या दोस्तों 10 साल तक दोस्तों एज ए वकील काम किया हो हाई कोर्ट के अंदर, या दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक एज ए जज काम किया हो, ठीक है। 5 साल तो जज और 10 साल वकील, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला चलिए दोस्तों संसद के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। संसद में दोस्तों क्या है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को काउंट किया जाता है। संसद के दोस्तों क्या है, 3 अंग हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अब दोस्तों लोकसभा जो है उसके अंदर जो है मैक्सिमम कितने बंदे हो सकते हैं? मैक्सिमम दोस्तों 552 बंदे इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। 530 दोस्तों राज्य से आएंगे, 20 दोस्तों यूटी से आएंगे, कितने होंगे 550, 550, और दोस्तों मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 552 सदस्य हो सकते हैं। और दोस्तों लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के दोस्तों जो मेंबर होते हैं, जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, राइट, उनको दोस्तों कितना कार्यकाल होता है? इनका 5 साल का कार्यकाल होता है, सॉरी, राइट। और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए किसी भी लोकसभा का दोस्तों सदस्य बनने के लिए? 25 साल एज होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए दोस्तों कितनी थी? 35 साल थी। लोकसभा के लिए दोस्तों कितनी होगी? 25 साल हो गई। और दोस्तों राज्यसभा के लिए कितनी हो जाएगी? 30 साल हो गई, ठीक है। आप इसको दोस्तों ऐसे याद रख सकते हो एज को। सबसे पहले लोकसभा दोस्तों लोअर हाउस है 25 साल, राज्यसभा दोस्तों क्या है अपर हाउस है 30 साल, और दोस्तों राष्ट्रपति जो क्या है इनसे भी ऊपर है तो 35 साल। 5-5 के गैप है इसके अंदर, 25, 30 और 35, राइट।
25 आ गया, 30 हो गया और 35 हो गया, राइट। अब देखिए दोस्तों, राज्यसभा के मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा के दोस्तों मैक्सिमम जो है 238 प्लस 12, 12 मतलब इसके अंदर नॉमिनेटेड सदस्य होंगे, मतलब टोटल 250 सदस्य जो हैं इसके हो सकते हैं। और वहाँ पर कितने थे दोस्तों? 552 थे। 6 साल दोस्तों इनका टेन्योर होता है राज्यसभा का, और राज्यसभा का दोस्तों कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, भंग दोस्तों नहीं किया जा सकता। ये एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल जो है, सदस्यों का कार्यकाल तो दोस्तों 6 साल है, राइट। राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों पूछे तो वो अनंत है, इनफाइनाइट टाइम तक है राज्यसभा रहती है। और दोस्तों 2 साल के अंत में क्या है, 1/3 सदस्य जो हैं इसके वो चेंज होते रहते हैं, राइट। 2 साल के अंदर में दोस्तों क्या 1/3 सदस्य जो है इसके वो चेंज होते रहेंगे। एज इसकी बता दी मैंने 30 साल सॉरी, राइट। दोस्तों एज कितने मैक्सिमम सदस्य हैं, इनका टेन्योर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला चलिए दोस्तों, अगला 7 नंबर पॉइंट जो है हमारे पास वो दोस्तों गणपूर्ति या कोरम से है, ठीक है। गणपूर्ति या कोरम का मतलब क्या है दोस्तों? फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस के अंदर 210 का स्टाफ है, ठीक है, और दोस्तों ऐसा कोई नियम आ जाए कि अगर वहाँ पे आपके ऑफिस के अंदर कम से कम दोस्तों 3 बंदे नहीं आएंगे तो वो आपका ऑफिस ही नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर होता है, ठीक है। दोस्तों लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग जब भी होगी तो इनका दोस्तों कोरम पूरा होना चाहिए। कोरम बोले तो दोस्तों गणपूर्ति होनी चाहिए पूरी, मतलब कि संसद की सदस्य संख्या जो है उसका 10% भाग तो कम से कम उपस्थित हों, ठीक है। संसद के दोस्तों सदस्यों का कम से कम 10% भाग जो है वो उपस्थित होना चाहिए। मान लो लोकसभा के अंदर दोस्तों वर्तमान में मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ 545 सदस्य हैं, ठीक है, इतने हो भी सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका दोस्तों 10% कितना हुआ? 54.5, राइट। मतलब 54 या 55 लोग जो अगर नहीं होंगे लोकसभा के अंदर, ठीक है, तो वो लोकसभा काम नहीं करेगी। 54 या 55 लोग जो है वो कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी दोस्तों गणपूर्ति के बारे में। आपसे पूछेगा ओनली 10% ये वैल्यू पूछेगा, ठीक है। इसके बाद चलिए दोस्तों 8 नंबर पे अपने चलते हैं, मनी बिल के बारे में दोस्तों ये बात कर रहा है। मनी बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मनी बिल को धन विधेयक, ठीक है। और दोस्तों मनी बिल की कुछ खास बातें हैं, ये क्या है दोस्तों? ये ओनली लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों राज्यसभा की जो क्या है मनी बिल को ओनली होल्ड कर सकती है 14 डेज तक, ठीक है। और दोस्तों उस पर क्या ओनली वो रिकमेंडेशन देगी। अगर दोस्तों कोई भी बिल है वो मनी बिल है लोकसभा में पेश किया, सबसे पहले तो लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उसको राज्यसभा में भेजा जाता है रिकमेंडेशन के लिए। तो दोस्तों राज्यसभा ओनली उसको 14 डेज तक होल्ड कर सकती है उसमें रिकमेंडेशन देने के लिए। अगर दोस्तों 14 डेज के अंदर लौटा देती है तो ठीक है, ठीक है। अगर दोस्तों वो नहीं लौटाती तो उसको पास माना जाएगा उस बिल को, ठीक है। और दोस्तों अगर रिकमेंडेशन दे देती है, उस पर लौटा देती है 14 डेज के अंदर, तो अगर वो रिकमेंडेशन मानना या नहीं मानना वो भी लोकसभा पर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मनी बिल जो है उसके ऊपर जो पूरी पावर है वो लोकसभा के ही पास है, ठीक है। मनी बिल टाइप के दोस्तों जो बिल होते हैं उसकी पावर जो है वो पूरी लोकसभा के पास है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों लोकसभा है वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी मेजोरिटी होती है, ठीक है। तो दोस्तों मनी बिल से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सारा पास करवा लिया जाता है लोकसभा के अंदर, राइट। जो रूलिंग पार्टी है वो सारा पास करवा लेती है। तो उसके अंदर दोस्तों टैक्स से रिलेटेड और भी बहुत सारे मनी बिल के अंदर पॉइंट दिए हुए हैं कि कौन सा बिल मनी बिल माना जाएगा। और दोस्तों एक पॉइंट उसमें ये भी आप याद रख सकते हो कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, वो फाइनल उसके पे कोई डिसीजन कब होगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे तो कुछ भी मैं मनी बिल बना के पेश कर दूं, ठीक है, मैं बोल दूं ये तो मनी बिल है और ये ओनली लोकसभा में पेश होगा, और रूलिंग पार्टी बोल देगी हाँ हाँ ठीक है इसको मेजोरिटी से पास कर दो, क्योंकि वहाँ पे तो उनकी सरकार होगी, मेजोरिटी की सरकार होगी, राइट। तो दोस्तों हर किसी बिल को हम मनी बिल बना भी नहीं सकते। और दोस्तों फाइनल जो डिसीजन है वो लोकसभा के स्पीकर का होगा, ठीक है। राज्यसभा का दोस्तों जो सभापति है वो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। लोकसभा का दोस्तों कौन होता है? लोकसभा का होता है दोस्तों लोकसभा स्पीकर, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दोस्तों मनी बिल की जो चर्चा है वो आर्टिकल 110 के अंदर है, ये भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद देखिए दोस्तों 112 नंबर आर्टिकल के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जिसको मैं बजट बोलता हूँ, जो हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है, राइट, वो उसकी चर्चा है 112 नंबर आर्टिकल के अंदर, ठीक है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। 113 नंबर आर्टिकल के अंदर दोस्तों पहले बजट पेश कर दूंगा मैं, वो क्या होते हैं दोस्तों? फोरकास्टेड डेटा होते हैं जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, राइट, कितना रेवेन्यू आएगा, कितना दोस्तों खर्चा होगा, राइट। तो वो दोस्तों क्या हो गया, मेरा बजट हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों एस्टीमेट लगाया जाता है उस पर। एस्टीमेट दोस्तों किस पे लगाया जाएगा? जो मिनिस्ट्री डिमांड फॉर ग्रांट देगी कि हाँ इसने इतना खर्चा मांगा, इसने इतना खर्चा मांगा है। फिर दोस्तों क्या होता है? एप्रोप्रिएशन बिल बनता है, एप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है। इसके बाद दोस्तों 115 नंबर के अंदर सप्लीमेंट्री ग्रांट की चर्चा है, ठीक है, पैसा की और ज़रूरत पड़ेगी। फिर दोस्तों 116 के अंदर वोट ऑन अकाउंट की चर्चा है,
ठीक है। फिर वो दोस्तों क्या है, वोट ऑन अकाउंट की चर्चा है। अब दोस्तों ये क्या है, ये कंसेप्ट वोट ऑन अकाउंट का ऑब्सोल्यूट हो चुका है, क्योंकि दोस्तों 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद फरवरी पूरा मंथ है और मार्च पूरा मंथ है, तो अप्रैल तक आते आते दोस्तों क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन एक्ट वगैरह पास हो जाते हैं, राइट। फिर भी दोस्तों नहीं हो तो बजट का लगभग 1/6 हिस्सा जो है वो वोट ऑन अकाउंट के रूप में पहले ही पास कर दिया जाता है, ताकि 1 अप्रैल से क्या है, चीज़ें स्मूथली चलती रहे, जो भी मैंडेटरी खर्चे हैं सरकार के वो चलते रहें, राइट। फिर एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन एक्ट पास होता रहेगा, राइट। तो दोस्तों ये आर्टिकल आपको कुछ दिमाग में बैठे। 110 दोस्तों क्या है, 110 तो क्या मनी बिल है, धन विधेयक है, इसको ऐसे याद रखना है आपको। मनी बिल क्या है, 110 है। मनी बिल क्या है, 110 है। 110 रुपया मनी बिल दूंगा मैं किसी को, ठीक है। 112 दोस्तों क्या हो गया, मेरा बजट हो गया। 113 दोस्तों क्या हो गया, मेरा एस्टिमेट हो गया। 114 क्या हो गया दोस्तों, एप्रोप्रिएशन बिल हो गया, ठीक है। ये कंटिन्यूस है, देखिए 112, 13, 14, 15, 16, 112, 13, 14, 15, 16, बजट, एस्टिमेट, एप्रोप्रिएशन बिल, सप्लीमेंट्री ग्रांट और दोस्तों वोट ऑन अकाउंट, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों 9 नंबर में क्या दिया गया है, 9 नंबर में देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, 123 के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। दोस्तों अध्यादेश क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपने, ऑर्डिनेंस, ठीक है, शायद ऑर्डिनेंस ही बोलते हैं इसको। तो इसको दोस्तों ऑर्डिनेंस ही बोला जाता है, राइट। इसको दोस्तों क्या है, ऑर्डिनेंस बोला जाता है अध्यादेश को अंग्रेजी के अंदर, राइट। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है दोस्तों, जब संसद सत्र के अंदर नहीं है, ठीक है, जब दोस्तों संसद सत्र के अंदर नहीं है, बजट सत्र, मानसून सत्र और दोस्तों शीत सत्र, 3 प्रकार के सत्र हैं, राइट। और दोस्तों एक सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होता, 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होता। तो जब दोस्तों संसद सत्र के अंदर नहीं है, उस टाइम अगर मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसा दोस्तों देश के अंदर ज़रूरत हो गई कि हाँ अभी संसद को बुलाना दोस्तों, क्या संसद को आहूत करना वो फिजिबल नहीं है, तो राष्ट्रपति दोस्तों आर्टिकल 123 के हिसाब से अपनी अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या है दोस्तों, वो पूरा नियम ही माना जाएगा, वो पूरे देश पर लागू होगा, ठीक है। और दोस्तों वो कब तक लागू रहता है, राइट, मैक्सिमम दोस्तों वो 6 वीक प्लस 6 मंथ तक रह सकता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों मान लो पहला सेशन खत्म हुआ, ठीक, और दूसरा सेशन दोस्तों क्या है, दूसरे सेशन के बीच में मान लो इसमें 6 महीने का गैप मैक्सिमम हो सकता है, राइट। तो इसके लिए दोस्तों अब मान लो ये तो 6 वीक तक है पहले तो, ठीक है, 6 वीक तक लागू रहेगा, राइट। अब दोस्तों अगला इस पे पूर्णतः मान लो लोकसभा राज्यसभा के अंदर पेश कब कर जाएगा, जब वो नेक्स्ट सत्र आएगा, राइट। तो मैक्सिमम दोस्तों क्या है, ये 6 मंथ और 6 वीक तक रह सकता है, राइट। मैक्सिमम पीरियड पूछे तो दोस्तों इसमें आपका आंसर आ जाएगा 6 मंथ प्लस 6 वीक, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों 10 नंबर पॉइंट में क्या दिया गया है, कैग। अब दोस्तों कैग क्या है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी बात दोस्तों क्या है, 148 से लेकर 151 के अंदर है, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट दोस्तों राष्ट्रपति जी करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों ये करते हैं, ये इनका प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का राष्ट्रपति के द्वारा, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और दोस्तों इनको रिमूव कैसे करा जा सकता है, कैग को दोस्तों रिमूव करा जा सकता है लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव करने की प्रोसेस है, वही सेम प्रोसेस जो है किसके लिए है, कैग को रिमूव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं बोला है इसने, यहाँ पे दोस्तों बोला है सुप्रीम कोर्ट के जज को, ठीक है। लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस हिसाब से कैग को क्या है, रिमूव करा जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स shall be kept in form as the president may on the advice of the CAG of India prescribe, ठीक है दोस्तों। ये लाइनें भी क्या आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन जो इधर उधर से आप पढ़ते रहते हो वहाँ पे इस प्रकार की लाइनें भी देखने को मिलेगी आपको। द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स shall be kept in such form as the president may on the advice of the CAG of India prescribe, कि ये यूनियन और स्टेट के जो अकाउंट हैं, ठीक है, वो कैसे रखे जाएंगे, ठीक है, किस फॉर्म में रखे जाएंगे, उस फॉर्म में दोस्तों जहाँ पे प्रेसिडेंट प्रेस्क्राइब करते हैं किसकी एडवाइस पे, CAG की, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों भाग 12 जो है वो कौन सा है, 1 हो गया, 5 हो गया, भाग 12 में दोस्तों 264 से लेके 300 का तक आएगा इसमें, राइट। तो वो दोस्तों कब हो गए, 266। अब भाग 12 के अंदर दोस्तों क्या होगा, 266 और 267, ये आपको याद रखना है। 267 के अंदर, 266 के अंदर क्या है दोस्तों, 266 के अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और 266 के सेकंड के अंदर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, और 267 के अंदर दोस्तों क्या है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, राइट। ये चीज़ें आ गई। इसके बाद दोस्तों भाग 14 जो है 308 से 323 तक, ये सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स है,
ठीक है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स है। इसके बाद दोस्तों 12 अनुसूचियाँ भी आपको याद रख सकते हो आप, ठीक है। कौन कौन सी है दोस्तों? पहली है राज्य। अब दोस्तों जो संविधान के अंदर मान लो राज्य बताती है, ठीक है, आर्टिकल नंबर दोस्तों जो भाग 1 से लेकर 4 है, वहाँ पे क्या है, आर्टिकल नंबर 1 के अंदर राज्यों की चर्चा है, ठीक है। भारत क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ है, ठीक है। तो दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं वो अनुसूची के अंदर बताया गया। जो डिटेल दोस्तों संविधान के अंदर नहीं है वो डिटेल क्या है, इन्होंने अनुसूचियों के अंदर दे दी, राइट। तो इसके अंदर कितने आ जाएगी दोस्तों? अनुसूचियाँ 12 आ जाएगी। पहला आ जाएगा राज्य, दूसरे में दोस्तों तनख्वाह, तीसरे में शपथ, चौथे में दोस्तों राज्यसभा। राज्य, तनख्वाह आई तो दोस्तों फिर क्या है दोस्तों, इसने शपथ ले ली, फिर राज्यसभा में चले गए। फिर दोस्तों SC ST, फिर दोस्तों ओनली ST, फिर दोस्तों क्या है, शक्ति, भाषा, जमीन, दल बदल, गाँव और शहर, ठीक है। तो ये दोस्तों याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। इसके अंदर दोस्तों डिटेल में चर्चा करनी है तो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये हुआ दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पार्ट पूरा। इसके बाद देखिए दोस्तों कैग DPC एक्ट जो है 1971। अब पहले तो दोस्तों कैग DPC एक्ट जो है वो आया कब, वो आपको याद रखना है 1971 के अंदर, ठीक है। बहुत सारे एक्ट हैं दोस्तों, कम से कम एक्ट कब आया ये तो आप याद रख ही सकते हो, ठीक है। तो कैग DPC एक्ट दोस्तों हमारा कब आया? 1971 के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसकी एप्रोप्रिएशन अकाउंट है दोस्तों, उसकी क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट मींस अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंडिचर ब्रॉट टू अकाउंट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कैग DPC एक्ट 1971 के हिसाब से दोस्तों एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेफिनेशन दोस्तों बहुत अलग अलग मिलेगी। ऑडिट कोड के अंदर दोस्तों आपको इसकी अलग मिलेगी, ठीक है। ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द, ठीक है, इस प्रकार से मिलेगी, राइट। इसमें दोस्तों क्या बोला गया है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स मींस अकाउंट्स विच रिलेट टू द एक्सपेंडिचर ब्रॉट टू अकाउंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी खर्चा हुआ है उनको अकाउंट्स के अंदर लाना, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो जो भी खर्चा हुआ है उसको एप्रोप्रिएशन, उसको क्या अकाउंट्स के अंदर लाना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद देखिए दोस्तों अब दोस्तों CAG की सैलरी की बात आ गई। अब दोस्तों CAG को हटाया कैसे जा सकता है वो भी अपनों ने पढ़ा था, ठीक है, कि CAG को दोस्तों हटाया कैसे जा सकता है। लाइक ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राइट। अब दोस्तों बता दिया कैग के बारे में कि कैग की सैलरी जो है किसके बराबर होगी? कैग की सैलरी दोस्तों जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर होगी। कैग की सैलरी दोस्तों जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर होगी, राइट। इसके दोस्तों इसके बाद बता दिया कैग का टर्म ऑफ ऑफिस। तो कैग का दोस्तों टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो है 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो। कैग का दोस्तों टर्म ऑफ ऑफिस है 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो, ठीक है। 6 साल या 65 साल, या तो 6 साल नौकरी कर ले या दोस्तों 65 साल की उम्र तक नौकरी कर ले, जो भी पहले होगा कैग का क्या होता है, वो टर्म ऑफ ऑफिस होता है, ठीक है। कैग दोस्तों रिज़ाइन किसको दे सकते हैं? अब दोस्तों अपॉइंटमेंट किसने किया था? प्रेसिडेंट ने। तो रिज़ाइन भी किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे, राइट। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको कैग के बारे में याद होनी चाहिए। ये दोस्तों बहुत पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है। कैग की सैलरी किसके बराबर है? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर। कैग का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कैग को हटाया कैसे जा सकता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। कैग के टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? कार्यकाल कितना है? 6 साल या 65 साल है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है 5 साल से कंफ्यूज हो जाते हैं हम, ठीक है। आपको कितना रखना है? 6 साल या 65 साल, राइट। रिज़ाइन किसको दे सकते हैं? प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ MOD, सर्विस हेडक्वार्टर एंड अदर एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस, MOD वेबसाइट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ MOD करंट ईयर, अपेंडिक्स AB टू डिफेंस सर्विस एस्टिमेट, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो पूरा भाग है, ठीक है, जो अपेंडिक्स A एंड B, राइट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है MOD की, ठीक है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं ये, ठीक है। MOD के अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, तो वो सारी बातें जो है इसके अंदर दी गई है। तो 17 नंबर पॉइंट देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये कमांड्स सारी याद होनी चाहिए, और याद होनी चाहिए मतलब दोस्तों आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। रात को दोस्तों 2 बजे भी कोई सोते सोते खड़ा करके पूछ ले कि हाँ भैया बता दे तू आर्मी की ईस्टर्न कमांड कहाँ है, तो भी दोस्तों आपको कई चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अपने एक पार्ट हैं, ठीक है, उनके लिए हम काम करते हैं, ऑडिट, अकाउंटिंग, पेमेंट, फाइनेंशियल एडवाइस अपने उनको करते हैं, तो दोस्तों कम से कम उनकी कमांड्स वगैरह तो हमें याद होनी ही चाहिए, ठीक है। और दोस्तों 1 से 2 सवाल जो है आपको डेफिनेटली इस चार्ट से दोस्तों देखने को मिल जाएंगे 100 में से, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आर्मी की कमान अपने याद करते हैं। आर्मी की कमान दोस्तों टोटल 7 कमान है, इसको 6+1 से याद करना है, ठीक है। 6+1 से दोस्तों इसको याद करना है, राइट। और दोस्तों आर्मी की कमान क्या कहाँ कहाँ है, पहले तो आपको ये फिगर याद होना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों एग्जाम के अंदर जाके आप ये फिगर भी बना सकते हैं और जो रफ पेज आपको मिलेगा, राइट। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। फिर दोस्तों सेंट्रल और फिर साउथ वेस्ट। तो दोस्तों नॉर्थ के अंदर क्या है? उधमपुर जम्मू के अंदर है। साउथ के अंदर दोस्तों क्या है? पूना है, राइट। नॉर्थ के अंदर दोस्तों क्या है? उधमपुर है।
साउथ के अंदर दोस्तों क्या है, पूना है। ईस्टर्न के अंदर दोस्तों क्या, कोलकाता है। वेस्ट के अंदर चंडीगढ़ है। सेंटर के अंदर दोस्तों क्या, लखनऊ है। और साउथ वेस्टर्न के अंदर क्या है दोस्तों, जयपुर है। राइट। एक दोस्तों इनकी ट्रेनिंग कमांड जो है, जिसको हेडक्वार्टर आर्क ट्रैक बोलते हैं, ठीक है, हेडक्वार्टर आर्क ट्रैक दोस्तों जिसको बोलते हैं, वो शिमला के अंदर है। राइट। टोटल कितनी होगी दोस्तों, आर्मी की 7 कमान हो गई। अब दोस्तों हमारे जो रीजनल PCDA हैं, ठीक है, वो भी दोस्तों इन्हीं के हिसाब से ही बताए गए हैं। ठीक है। इसमें दोस्तों रीजनल PCDA जब अपने बात करेंगे तो इसमें कोलकाता की जगह ओनली वहाँ पे PCDA बेंगलुरु है। ठीक है। फिर दोस्तों डिटो ये सेम है, क्योंकि 6 PCDA हैं तो 1 2, ठीक है, 6 PCDA हैं तो दोस्तों कितने हो जाएंगे हमारे, देखिए 1 2 3 4 5, और इस ईस्टर्न कोलकाता की जगह हम कितने कर देंगे, हम PCDA बेंगलोर कर देंगे इधर। ठीक है। तो हम हमारा रीजनल PCDA भी हमारे आ जाएंगे। राइट। तो अब देखिए दोस्तों आर्मी की कमांड मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों एयरफोर्स की, अब एयरफोर्स की दोस्तों 2 चीज़ याद रखनी है। एक तो नॉर्थ में कोई कमांड नहीं है इनकी, ठीक है, और दोस्तों एयरफोर्स की टोटल 7 कमान है। इसको 5 + 1 से याद रखनी है आपको। ठीक है। ट्रेनिंग कमांड दोस्तों कहाँ है, बेंगलुरु में है इनकी एयरफोर्स की। और तो मेंटेनेंस कमांड कहाँ है, नागपुर के अंदर। इसको ऐसे याद रखना है, एम का जोड़ा किससे बनेगा दोस्तों, एन से बनेगा। ठीक है। MN से इसको याद रख सकते हैं। मेंटेनेंस कमांड नागपुर, और दोस्तों ट्रेनिंग कमांड क्या है, बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंदर क्या है, जो कंप्यूटर के बच्चे हैं वो ट्रेनिंग करने आते रहते हैं, इसे ऐसे इसको याद रख सकते हो आप। ठीक है। बाकी दोस्तों अपने पढ़ते हैं ईस्टर्न में, वहाँ क्या थी, कोलकाता, यहाँ पे क्या है दोस्तों, शिलोंग। वहाँ पे दोस्तों चंडीगढ़ थी, यहाँ पे क्या है, दिल्ली। सेंटर के अंदर दोस्तों वहाँ लखनऊ था, यहाँ पे क्या है, बामरेली इलाहाबाद। साउथ वेस्टर्न दोस्तों वहाँ जयपुर था, यहाँ पे कितना है, साउथ वेस्टर्न गांधीनगर। वहाँ दोस्तों पूना था, यहाँ कितना है, त्रिवेंद्रम। राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों नेवी की 3 ही कमान है। नेवी की दोस्तों 3 कमान कौन सी है, नेवी दोस्तों क्या तटीय इलाके पे है, समुद्र पे ही होगा, तो दोस्तों समुद्र से रिलेटेड है सारी चीज़ें। ठीक है। समुद्र दोस्तों मुंबई के अंदर है, तो एक मुंबई हो गया। फिर दोस्तों क्या, कोची हो गया। ठीक है। फिर दोस्तों क्या होगा आपका, विशाखापट्टनम होगा। मुंबई, कोची और विशाखापट्टनम, नेवी की 3 कमांड आ गई। राइट। इसको दोस्तों टोटल आप किससे याद रखो, 773 से। आर्मी की दोस्तों 7 है, 6 + 1 से याद रखूंगा। एयरफोर्स की दोस्तों 5 + 1 से याद रखूंगा। और नेवी की दोस्तों क्या, मैं 1 + 1 सॉरी 3 से आप याद रख सकते हो। नेवी की दोस्तों आपको याद हो जाएगी मुंबई, कोची और विशाखापट्टनम। राइट। ये हो जाएगा। एयरफोर्स की दोस्तों, एयरफोर्स इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों आर्मी की तो आपको याद रह जाएगी, क्योंकि ये हमारे PCDA के हिसाब से है। एयरफोर्स की दोस्तों याद रखनी है तो चंडीगढ़ की चीज़ के, यहाँ दिल्ली है, यहाँ शिलोंग है, ठीक है, बामरेली इलाहाबाद और गांधीनगर और दोस्तों त्रिवेंद्रम। राइट। आर्मी की कमांड दोस्तों याद हुई आपको। इसके बाद देखिए दोस्तों डिफेंस PSU आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब दोस्तों इसको याद करना तो क्या है, मुश्किल है थोड़ा सा, ये 16 PSU। फिर दोस्तों एक बार हमने पढ़ा होगा तो कम से कम इनके नंबर तो आप याद ही कर सकते हो। टोटल अभी डिफेंस PSU कितनी है, 16। ठीक है। अगर दोस्तों वो बोल दे कि जो प्रीवियस की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो थी, जिनको निगमीकरण करके जिनको डिफेंस PSU बनाया गया, तो कितनी डिफेंस PSU बनी, टोटल दोस्तों क्या है, 7 डिफेंस PSU आपकी बनी। राइट। टोटल दोस्तों कितनी बनी थी, 7 डिफेंस PSU। अब दोस्तों पुरानी वाली कौन सी थी, वो ये देख सकते हो। HAL था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड और BEML। ठीक है। नई वाली दोस्तों कौन सी है, AWEIL, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया, ट्रूप कंफर्ट्स, आर्मर्ड व्हीकल, म्यूनिशन इंडिया, यंत्रा इंडिया और इंडिया ऑप्टेर। ठीक है। क्या पता इनकी दोस्तों फुल फॉर्म ही पूछ ले वो, AWEIL, GIL, TCL, AVNL, MIL, YIL और IOL। ठीक है। इसके अंदर दोस्तों एक तो IOL हो गया, इंडिया ऑप्टेर लिमिटेड। YIL दोस्तों आप याद रख सकते हो, यंत्रा इंडिया लिमिटेड। ठीक है। MIL हो गया तो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, AVNL आर्मर्ड व्हीकल हो गया, TCL हो गया ट्रूप कंफर्ट हो गया, ग्लाइडर्स इंडिया और एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया। AWEIL भी याद रख सकते हैं, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। राइट। अब दोस्तों PSOs के अंदर भी क्या बहुत कन्फ्यूज़न है, कोई डेटा कहीं पे क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों आप इसको याद 454 दोस्तों मैंने पहले प्रीवियस बताया हुआ, तो वही डेटा मैंने इसके अंदर लिया है। अगर आपको इसका अपडेटेड डेटा विद अथॉरिटी अगर आप पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कोड कर सकते हो। ठीक है। 454 है प्रीवियस जो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। मैंने दोस्तों कोई वेबसाइट इनकी नहीं देखी है, अगर आपने देखी है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेटेस्ट इसकी पोजीशन। राइट। आगे चलिए दोस्तों, रैंक कंपैरिजन आपको कम से कम आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि दोस्तों रैंक कंपैरिजन से रिलेटेड भी क्या है, सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जो रैंक कंपैरिजन है इसका अलग से भी वीडियो है, आपको यहाँ पे एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है। तो रैंक कंपैरिजन दोस्तों आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से अपने करेंगे। इधर आर्मी लिखूंगा, फिर दोस्तों मैं क्या करूँगा, फिर मैं नेवी लिखूंगा, फिर दोस्तों क्या मैं एयरफोर्स लिखूंगा। राइट। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं कि ब्रिगेडियर, कॉमोडोर तथा एयर कॉमोडोर है।
ब्रिगेडियर दोस्तों क्या है, कॉमोडोर तथा एयर कॉमोडोर है। जनरल का खेल है दोस्तों, फिर एडमिरल का खेल है, फिर दोस्तों मार्शल का खेल है। इसके बाद देखिए दोस्तों एक लाइन और याद रखनी है, विंग कमांडर अभिनंदन जो है, विंग कमांडर अभिनंदन जो है लेफ्टिनेंट कर्नल तथा कमांडर है। और फिर दोस्तों फ्लीट को क्या बोलते हैं, फ्लीट मतलब नौका समुदाय या बेड़ा है, ठीक है। और दोस्तों 5th नंबर पे क्या है हमारा, स्टॉपेज है, ठीक है। ये 5th नंबर जो हमने ब्रिगेडियर वाला पढ़ा था, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों आप आर्मी की रैंक लिख लीजिए यहाँ तक कम से कम, ठीक है, ब्रिगेडियर तक ये रैंक आपको याद ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, लेफ्टिनेंट से 2 स्टार रैंक से भर्ती होगा आर्मी के अंदर ऑफिसर रैंक, फिर दोस्तों कैप्टन बन जाएगा 3 स्टार, फिर दोस्तों 1 अशोक मेजर और 1 अशोक और 1 स्टार मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल, और दोस्तों 2 स्टार और 1 अशोक यानी फुल कर्नल, ठीक है। फिर दोस्तों 3 स्टार और 1 अशोक ट्रायंगल के अंदर अशोक स्टार होंगे तो वो होगा दोस्तों ब्रिगेडियर। और दोस्तों जैसे ही ब्रिगेडियर पे पहुंचा तो ब्रिगेडियर क्या है दोस्तों, कॉमोडोर तथा एयर कॉमोडोर है, ये चीज़ें मैंने भर ली, ठीक है। अब दोस्तों ऊपर की चारों रैंक दोस्तों मुझे याद करनी है अलग से, तो इनको कैसे याद करूँगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जनरल का खेल है, यहाँ पे दोस्तों एडमिरल का खेल है, यहाँ पे दोस्तों मार्शल का खेल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों जनरल जनरल जनरल, राइट। तो इधर आपको अब दोस्तों क्या है, ये फील्ड है। अब देखिए दोस्तों इनकी जो टॉप मोस्ट रैंक है वो कौन कौन सी है, आप याद रख सकते हो। आर्मी की दोस्तों क्या है, फील्ड मार्शल है, ठीक है। दोस्तों ये फील्ड पे लड़ते हैं तो इधर आ गया फील्ड मार्शल, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, फ्लीट मतलब नौका समुदाय, तो एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इधर आ जाएगा मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, राइट। फिर दोस्तों क्या, जनरल 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 लगाना है, एडमिरल एडमिरल एडमिरल, और इधर आ जाएगा दोस्तों मार्शल मार्शल मार्शल, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है आपको मेजर जनरल, फिर आ गया लेफ्टिनेंट जनरल, राइट। मेजर जनरल, फिर दोस्तों को लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। जैसे दोस्तों नीचे क्या था, मेजर, फिर दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल था, वैसे दोस्तों यहाँ पे क्या मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल आ गया। इसके बाद दोस्तों एडमिरल एडमिरल का खेल है, तो पहले दोस्तों रियल एडमिरल, फिर दोस्तों वाइस एडमिरल और फिर एडमिरल आ जाएगा, राइट। फिर दोस्तों मार्शल 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 का खेल है, तो एयर वाइस मार्शल, ठीक है। फिर दोस्तों क्या एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, और दोस्तों फिर क्या आ जाएगा एयर चीफ मार्शल, ठीक है। एयर वाइस मार्शल, फिर दोस्तों क्या एयर मार्शल, और फिर क्या जाएगा एयर चीफ मार्शल, राइट। फिर ऊपर मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। इसके बाद देखिए दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल तथा कमांडर है, ठीक है। विंग कमांडर अभिनंदन जो क्या है वो लेफ्टिनेंट कर्नल तथा कमांडर है, राइट। ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो ये लाइन मेरी भरी गई और ये दोस्तों मैंने पूरा भर लिया, राइट। और दोस्तों ये लाइन मैंने भर ली। अब दोस्तों एक लेफ्टिनेंट से मैं 3 लेफ्टिनेंट बना लूँगा यहाँ पे, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट, फिर पहले इसमें दोस्तों क्या होगा, पहले सब आ जाएगा, फिर लेफ्टिनेंट, फिर दोस्तों कमांडर, राइट। अब दोस्तों बचा हुआ जो क्या आप कैप्टन भर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों कैप्टन आ गया तो इधर क्या आ जाएगा आपका, ग्रुप कैप्टन आ जाएगा, ये अपनों ने ऑलरेडी भर लिया, ब्रिगेडियर कॉमोडोर तथा एयर कॉमोडोर है, कैप्टन दोस्तों ग्रुप कैप्टन, ये तीनों चीज़ें बढ़ गई। अब दोस्तों मैं क्या है, एयरफोर्स है तो मैं उड़ना स्टार्ट करता हूँ फ्लाइंग ऑफिसर बन के, फ्लाइंग ऑफिसर, और दोस्तों क्या है फिर फ्लाइंग ऑफिसर, राइट। फिर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, फिर दोस्तों क्या आ जाएगा स्क्वाड्रन लीडर। ऐसे याद रख सकते हो, विंग कमांडर जो है पहले स्क्वाड्रन लीडर थे, उससे पहले फ्लाइंग लेफ्टिनेंट थे, उससे पहले फ्लाइंग ऑफिसर थे, राइट। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट और दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर, राइट। फिर दोस्तों विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन और एयर कॉमोडोर, राइट। तो ये चीज़ें होगी आपकी। तो ये वो दोस्तों आपका 20 नंबर पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको दोस्तों अलग से आपको देखना है तो इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैनल पे, वो भी देख सकते हो रैंक कंपैरिजन के नाम से, राइट। अब दोस्तों ये आगे 21 नंबर पॉइंट, राइट। तो इसको दोस्तों क्या है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाहर से बहुत ही नॉइज़ आ रहा है मुझे, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप करता हूँ दोस्तों। इसको मैंने और बहुत तैयार किया है, राइट। इसके दोस्तों लगभग 52 पॉइंट है, ठीक है। तो अपने दोस्तों 300-400-500 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, कमेंट जरूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों इस वीडियो पे कैसा फीडबैक रहता है, कैसे कमेंट आपके आते हैं, तो फिर उसको क्या है और भी मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर मैं कर सकता हूँ, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।